नमस्कार दोस्तों, पिछले वाली जो क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में और करंट के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिया था कि करंट किसे कहते हैं, करंट की इकाई क्या होती है, करंट का मात्रक क्या होता है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी का क्या होता है। करंट को मापने के लिए हमेशा धारामापी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण से प्रवाहित होता है। इन सभी के बारे में हमने बेसिकली अध्ययन कर लिया था। दोस्तों आज वाली जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम डीसी के बारे में पढ़ेंगे कि डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं। इससे पहले जैसा कि करंट के लिए हम बात करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर होती है तो उसको हम करंट कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है आई होता है। इसकी इकाई जो होती है वो एम्पियर होती है। इसके अतिरिक्त इसको मापने के लिए, करंट को मापने के लिए हमेशा धारामापी का प्रयोग किया जाता है जिसको हम एम्पियर मीटर या एमीटर कहते हैं। दोस्तों ये जो धारामापी होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में या सीरीज में या श्रृंखला में जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों विद्युत धारा जो होती है इसके लिए हम ये कह सकते हैं, बेसिकली हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक सूत्र बनता है I बराबर Q अपॉन T। इसके अंदर इस I का मतलब रहेगा धारा, Q का मतलब रहेगा आवेश, इसको हमें चार्ज भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसको हमें वैद्युतिक मात्रा भी कहते हैं, वैद्युतिक मात्रा। T आपका कहीं पे भी आए इसका मतलब रहेगा समय यानी कि टाइम। इसके अतिरिक्त दोस्तों करंट के बारे में हमने पढ़ लिया था कि करंट जो होता है एसी की यदि हम बात करते हैं तो एसी के अंदर हमेशा समय के साथ में दिशा और मान परिवर्तित होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये आपका समय है, जैसे जैसे आपका समय बढ़ता है वैसे वैसे इसके अंदर आपके मान और दिशा परिवर्तित होते हैं। जैसे समय यहाँ तक था तो आपके पास में मान अलग प्राप्त होगा, इसके बाद में आपके पास में आगे मान और दिशा अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो उस प्रकार की धारा को हम एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। दोस्तों मुख्य जो बात आती है एसी व डीसी में मुख्य अंतर किसका पाया जाता है, तो एसी और डीसी में मुख्य अंतर एक तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का पाया जाता है। इसके अतिरिक्त एसी और डीसी के अंदर मुख्य जो अंतर होता है वो ध्रुवता का पाया जाता है। ध्रुवता का मतलब होता है पोलैरिटी। एसी के अंदर आपके पास में फेज और न्यूट्रल होते हैं, कला और उदासीन वायर होते हैं। लेकिन इसी तरह से डीसी के अंदर जो वायर होते हैं आपके पास में वो होते हैं प्लस और माइनस से हम सप्लाई प्राप्त करते हैं, लेकिन एसी के अंदर हमें फेज और न्यूट्रल से सप्लाई प्राप्त करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट के अंदर कला और उदासीन वायर के कारण से सर्किट पूरा बनता है, लेकिन डीसी के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक वायर के कारण से सर्किट हमारा पूरा बनता है, पूर्ण होता है। अब देखिए दोस्तों इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं, हमने पिछली क्लास के अंदर बेसिकली बात कर ली थी कि एसी जो होती है अल्टरनेटिंग करंट है, इसका उत्पादन जो होता है आपके पास में वो होता है अल्टरनेटर के द्वारा यानी कि प्रत्यावर्तक के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। एसी का अधिकांश जो उत्पादन होता है वो 11 केवी तक किया जाता है, लेकिन एसी जो होती है आपके पास में अल्टरनेटिंग करंट जो होता है इसके अंदर जो मुख्य वेव पाई जाती है वो होती है साइन वेव, जिसको हम ज्यात तरंग भी कहते हैं। एसी के अंदर शुद्ध वेव जो होती है वो रहेगी आपके ज्यात तरंग, जिसको साइनोसॉइडल वेव भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में अध्ययन कर लिया था कि इसका दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि एसी जो होती है इसका उपयोग सिंगल फेज की सप्लाई भी होती है एसी और 3 फेज की भी होती है। एकल कला भी होती है, एकल कला जिसको हम सिंगल फेज कहते हैं। एक होती है 3 कला जिसको हमें 3 फेज कहते हैं। तो दोस्तों एकल कला जो होती है इसका उपयोग सिंगल फेज सप्लाई पे कार्य करने वाले दैनिक जीवन में जो घरेलू उपकरण होते हैं
उन सभी को हमें एसी से प्रचलित करते हैं। जैसा कि आपके पास में मिक्सी होती है, वैद्युतिक प्रेस होती है, फ्रिज होता है, ये सभी के सभी आपके पास में एसी सप्लाई पे कार्य करने वाले उपकरण होते हैं। इसके अतिरिक्त 3 फेज की जितनी मोटरें होती है वो भी आपके एसी पे कार्य करती है। दोस्तों नेक्स्ट जो सप्लाई आ रही है हमारे पास में वो है डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी नेक्स्ट वाला पॉइंट है दोस्तों, करंट के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ में आपकी क्लास रहेगी। कंप्लीट बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक क्लास आपको करंट के बारे में मिलेगी। डीसी के बारे में देखिए दोस्तों, अभी डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट, डी का मतलब रहेगा डायरेक्ट, सी का मतलब रहेगा करंट है। डायरेक्ट करंट इसका पूर्ण नाम होता है, लेकिन इसको हमें दिष्ट धारा भी कहते हैं, दिष्ट धारा भी कहते हैं। दोस्तों फिर से एक बात दोहरा रहा हूं मैं आपके सामने कि डीसी का डायरेक्टली उत्पादन नहीं होता है। एसी को डीसी में बदल करके ही डीसी प्राप्त की जाती है, लेकिन डायरेक्ट डीसी का उत्पादन नहीं होता है। आपके दिमाग में चल रहा होगा डीसी जनित्र डीसी उत्पन्न करता है, नहीं, डीसी जनित्र एसी ही उत्पन्न करता है। उस एसी को डीसी में बदला जाता है, तब जाकर के हमारे को आउटपुट में डीसी प्राप्त होती है, निर्गत में डीसी प्राप्त होती है, लेकिन उसका उत्पादन विद्युत वाहक बल हमेशा एसी ही रहता है। तो देखिए दोस्तों डीसी का पूरा नाम होता है दिष्ट धारा, जिसको हम डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों डीसी की हम यदि मान लीजिए परिभाषा लेना चाहते हैं कि वह करंट या वह विद्युत धारा जिसमें समय के साथ दिशा व मान नियत रहते हैं, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों एक बार इधर देखिए, आप इधर ले लेते हैं एक बार एसी, इधर ले लेते हैं डीसी। एसी की डेफिनेशन ली हमने कि समय के साथ, ये समय आ गया, समय के साथ में दिशा, ये आपके धनात्मक दिशा, ये आपके ऋणात्मक दिशा मैंने बताई थी, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो समय के साथ में दिशा और मान, यहाँ पे मान अलग प्राप्त रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा, यहाँ पे आपको अलग मान प्राप्त होगा, यहाँ पे आपको अलग मान रहेगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग है। यहाँ तक की जो तरंग है इसके अंदर धनात्मक मान प्राप्त होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो तरंग है इसके अंदर ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। तो समय के साथ दिशा और मान बदले उसे एसी कहेंगे, लेकिन समय के साथ में दिशा और मान परिवर्तित नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, डीसी। तो डीसी की ये वेव आपके पास में तरंग है दोस्तों, तो इसके अंदर समय के साथ में दिशा और मान परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, डीसी कहेंगे। लेकिन इधर समय के साथ में दिशा और मान बदल रहे हैं। आगे देखिए, अर्थात इस डेफिनेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अर्थात समय के साथ दिशा व मान अपरिवर्तित रहे उसे डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हमने एसी के बारे में पढ़ा था कि एसी के अंदर जो शक्ति गुणांक होता है, पावर फैक्टर जो होता है, कोस फाई जो होता है, किसके अंदर है, एसी के अंदर है, उसका मान 0 से 1 के मध्य पाया जाता है। लेकिन डीसी के अंदर शक्ति गुणांक है, डीसी में शक्ति गुणांक, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कोस फाई, शक्ति गुणांक इकाई होता है। दोस्तों इस इकाई का मतलब क्या होता है, आपके पास में इकाई का मतलब रहता है यूनिटी या एक होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अधिकतम जो शक्ति गुणांक प्राप्त होता है हमारे को, उसका मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। और ये अधिकतम शक्ति गुणांक हमारे को किस में प्राप्त होता है, दिष्ट धारा परिपथों में प्राप्त होता है। आगे देखिए,
अर्थात इस पंक्ति का मतलब यही है कि डीसी में शक्ति गुणांक इकाई होता है जिसको हम यूनिटी या एक कह सकते हैं। आगे देखिए, डीसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, आवृत्ति पाई जाती है, डीसी में आवृत्ति का मान 0Hz होता है। आगे देखिए दोस्तों, डीसी जो होती है आपके पास में डायरेक्ट करंट जो होता है, इसके अंदर आपके पास में डीसी का उत्पादन जो होता है, फिर से मैं बता रहा हूं, डायरेक्टली इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। डीसी इसके स्रोत कह सकते हैं, हमें डीसी के स्रोत कह सकते हैं। डीसी के स्रोत यानी कि इसके साधन कौन कौन से हैं? आपके पास में सेल है, सेल से डीसी प्राप्त होती है। आपके पास में बैटरी है, इसके अतिरिक्त आपके पास में डीसी जनित्र है। डीसी जनित्र यह आपके डीसी के स्रोत है यानी कि डीसी के साधन है। अर्थात हम एसी किससे प्राप्त कर सकते हैं? एक तो अल्टरनेटर यानी कि प्रत्यावर्तक से, एक इन्वर्टर से भी हम एसी प्राप्त करते हैं। इसी तरह से डीसी हम किससे प्राप्त करते हैं? डीसी के जो स्रोत होते हैं आपके पास में वो है सेल है, बैटरी है, डीसी जनित्र है। आगे देखिए दोस्तों, डीसी के अंदर है, हमने पढ़ा था कि डीसी के अंदर भी अब आपके पास में वोल्टेज को कम और ज्यादा करने की आवश्यकता पड़ती है। तो एसी के अंदर तो हमने पढ़ा था कि एसी के अंदर है निवेशी और निर्गत वोल्टेज यानी कि इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है आपके पास में निवेशी यानी कि देना, और आउटपुट का मतलब होता है निर्गत, ठीक है, लेना। तो एसी के अंदर इनपुट वोल्टेज को और आउटपुट वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि एसी के अंदर वोल्टेज को घटाने व बढ़ाने के लिए एक ही युक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो है आपके पास में परिणाम मित्र एसी के अंदर। लेकिन देखिए दोस्तों, डीसी के अंदर अलग अलग युक्तियां हैं जिनके द्वारा वोल्टेज को घटाया जाता है और बढ़ाया जाता है। तो देखिए आगे, डीसी के अंदर वोल्टेज को घटाने के लिए रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। डीसी में वोल्टेज को घटाने के लिए प्रतिरोधों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इस पंक्ति को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि डीसी के अंदर विद्युत दबाव को, डीसी के अंदर विभवांतर को, डीसी के अंदर वोल्टेज के मान को घटाने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो आपको क्या करना है? प्रतिरोधों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि डीसी के अंदर वोल्टेज कम करने हैं आपको, तो उसके साथ में आप रेजिस्टेंस जोड़ सकते हो। लेकिन डीसी के अंदर, डीसी में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए रोटरी बूस्टर का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों रोटरी बूस्टर होता है, उसके द्वारा आपके डीसी के अंदर वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है। तो आपके एसी के अंदर तो एक ही युक्ति है जिसके द्वारा वोल्टेज कम और ज्यादा किए जाते हैं, लेकिन डीसी के अंदर आपके पास में अलग अलग युक्तियां हैं जिनके द्वारा वोल्टेज को कम और ज्यादा किया जाता है। यानी कि वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने वाली युक्तियां डीसी के अंदर आपके पास में क्या है? अलग अलग है। आगे देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमने एसी के अंदर पढ़ा था कि एसी के अंदर जो बाधा कारक तत्व होता है, एसी के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर रुकावट डालने वाले जो कारक होते हैं वो आपके पास में तीन प्रकार के थे। एक था आपके पास में आर, एक था एल, एक था सी। लेकिन डीसी के अंदर जो बाधा कारक तत्व होता है, आपका बाधा कारक तत्व डीसी के अंदर होता है आपके पास में एक ही कारक रहेगा, प्रतिरोध। अर्थात डीसी के अंदर जो बाधा प्रस्तुत करता है उसको हम क्या कहेंगे? मुख्य रूप से रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि डीसी के अंदर वोल्टेज के मान को घटाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त डीसी को एसी में बदलना है,
कल हमने पढ़ा था कि AC को DC में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो AC को DC में बदलने के लिए तो अनेक प्रकार के उपसाधन हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि AC to DC हमने लिया था डायोड। इसके अतिरिक्त AC को DC में बदलने के लिए हम दिष्टकारी परिपथ का प्रयोग करते हैं, दिष्टकारी परिपथ, जिसको हम रेक्टिफायर सर्किट भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमने AC को DC में बदलने के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट्स का प्रयोग भी किया था, जिसको हम दिक् परिवर्तक खंड कहते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि कम्यूटेटर जो सेगमेंट्स होते हैं इनका उपयोग केवल और केवल DC जनित्र में ही किया जाता है, कि DC जनित्र के द्वारा उत्पन्न जो AC होती है उसको DC में बदलने के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। और बाकी जो आपके पास में डायोड है, दिष्टकारी है, रेक्टिफायर है, ये आपके डायरेक्टली AC को DC में बदलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अभी अगला पॉइंट आ रहा है कि DC को AC में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं दैनिक जीवन के अंदर बैटरी होती है हमारे पास में, उस बैटरी के अंदर DC सप्लाई पाई जाती है और इस DC सप्लाई के द्वारा हम घरेलू उपकरण प्रचलित करते हैं। तो इन उपकरणों को प्रचलित करने के लिए डायरेक्टली DC से उपकरण प्रचलित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि DC के अंदर जो वोल्टेज का मान होता है वो निम्न पाया जाता है, यानी कि बैटरी है आपके पास में, निम्न वोल्टेज स्रोत का साधन होता है। लेकिन AC की हम बात करते हैं तो AC के अंदर तो सिंगल फेज के अंदर भी लगभग 230 वोल्टेज तो होते ही है। DC के अंदर आपके पास में बैटरी है, इसके अंदर वोल्टेज का मान कम रहता है। और DC के अंदर आपके पास में, अब जैसे मान लीजिए DC से हम क्या बनाना चाहते हैं, AC बनाना चाहते हैं, तो AC बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि DC को AC में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हमारे घरों के अंदर जो उपकरण होते हैं, जैसा कि पंखा होता है, इसके अतिरिक्त हमारे पास में कूलर है, इसके अतिरिक्त हमारे पास में फ्रिज है, इसके अतिरिक्त हमारे पास में जैसे मान लीजिए वैद्युतिक प्रेस है। इन सभी उपकरणों को प्रचलित करने के लिए DC से AC जब प्राप्त की जाती है तो उसके लिए हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। यानी कि बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं उन टर्मिनलों से सप्लाई जाती है आपके पास में इन्वर्टर के अंदर। और इन्वर्टर के पास में ध्यान रहे, इन्वर्टर जो होता है आपके पास में, इन्वर्टर का निर्गत जो रहेगा, निर्गत का मतलब क्या होता है, आउटपुट है। तो इसका आउटपुट क्या रहता है आपके पास में, AC। दोस्तों इसके अतिरिक्त देखिए आगे DC जो होती है आपके पास में, DC का जो उत्पादन वोल्टेज होता है, यानी कि डायरेक्टली उत्पादन नहीं किया जाता है, उत्पादन जो वोल्टेज होता है वो लगभग 650 वोल्टेज होते हैं। अब इसके अतिरिक्त देखिए दोस्तों, एक बार आप इन्वर्टर और कन्वर्टर दो उपकरण हमारे पास में आए हैं। एक क्या करता है, AC को DC में बदलता है, एक क्या करता है, DC को AC में बदलता है। तो देखिए पहला उपकरण हमारे पास में कन्वर्टर है। कन्वर्टर के बारे में देखिए, इसके पास में निवेशी वैद्युतिक ऊर्जा जो होती है, इन कन्वर्टर के पास में निवेशी का मतलब होता है इनपुट, यानी कि कन्वर्टर को हम क्या देते हैं और इससे क्या लेते हैं, निर्गत। एक होती है निर्गत वैद्युतिक ऊर्जा, यानी कि इसके लिए हम कह सकते हैं इनपुट और इसको हम कह सकते हैं आउटपुट। आगे देखिए कन्वर्टर का कार्य क्या होता है, इसका कार्य के बारे में हम बात करते हैं। तो कार्य क्या होता है कन्वर्टर का, मैंने बताया था AC को DC में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं जी, कन्वर्टर का। AC को DC में बदला जाता है, बदलने का कार्य। आगे देखिए अब देखो हम इसको क्या दे रहे हैं, AC को DC में बदल रहा है तो हम इसको क्या दे रहे हैं जी, AC। तो इसका इनपुट तो क्या रहेगा, AC, और ये आउटपुट में क्या दे रहा है हमारे को, DC। तो इसका निर्गत क्या रहेगा, DC। तो आपके पास में कन्वर्टर जो होता है इसकी निवेशी वैद्युतिक ऊर्जा क्या रहती है, AC, और निर्गत क्या रहती है, DC।
दूसरा आ रहा आपके पास में इन्वर्टर। इन्वर्टर के बारे में देखिए, अभी ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है इन्वर्टर। काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इन्वर्टर और कन्वर्टर में कंफ्यूज रहता है कि इसका निवेशी क्या होता है, निर्गत क्या होता है कन्वर्टर का, और इन्वर्टर का क्या रहता है। तो देखिए इन्वर्टर के बारे में हम बात करते हैं तो इसके अंदर है निवेशी निवेशी वैद्युतिक ऊर्जा क्या रहेगी, ठीक है, आपके पास में इसके विपरीत रहेगी कन्वर्टर के। इसका निर्गत वैद्युतिक ऊर्जा, इसका कार्य क्या है, कार्य दोस्तों रटने की जरूरत नहीं है, हम दैनिक जीवन में यूज भी लेते हैं शब्द। जैसे हमारे पास में एकल कला की सप्लाई ऑफ हो जाती है तो उस समय हम क्या कहते हैं कि इन्वर्टर को स्टार्ट कर दो, इन्वर्टर को चालू कर दो। तो उस समय आपका इन्वर्टर आउटपुट में क्या दे रहा है, एसी देता है। इसके अतिरिक्त हम उस इन्वर्टर को सप्लाई कौन सी दे रहे हैं, डीसी। अर्थात आपके पास में जो इन्वर्टर होता है वो डीसी को क्या करता है, एसी में बदलता है। एक इन्वर्टर के पास में हमें डीसी सप्लाई देते हैं और एक इन्वर्टर से हमें एसी सप्लाई प्राप्त करते हैं। एक इन्वर्टर के अंदर है निवेशी जो वैद्युतिक ऊर्जा होती है वो आपके पास में डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा रहेगा। एक इन्वर्टर के अंदर निर्गत जो वैद्युतिक ऊर्जा रहती है वो अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा रहती है। एक कन्वर्टर के अंदर है निवेशी वैद्युतिक ऊर्जा जो होती है वो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एसी होता है। और एक कन्वर्टर का जो आउटपुट होता है, निर्गत जो होता है वो आपके पास में क्या रहता है, दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, जिसको हम क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए दोस्तों आपके पास में जो डीसी होती है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दैनिक जीवन में। डीसी का उपयोग जैसा कि हमारा मोबाइल चार्जिंग होता है, मेरे हिसाब से अधिकांश स्टूडेंट्स मोबाइल यूज कर रहे हैं इस समय भी, तो हमारा जो मोबाइल होता है वो भी एक प्रकार से डीसी सप्लाई से चार्ज होता है, डीसी सप्लाई से आवेशित होता है। इसके अतिरिक्त आपके पास में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं इन सभी के अंदर डीसी का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपके पास में एलईडी है, एलसीडी है, यूजेटी है, मोसफेट है, आईजीबीटी है, ट्राइक है, ड्राइक है, आपका टीवी है, आपका रेडियो है, आपकी जो बैटरियां होती है किसान टॉर्च बैटरी होती है वो भी आपके डीसी से ही प्रचलित होती है। इसके अतिरिक्त आपके पास में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, जितने भी वर्किंग होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं वो सभी डीसी से संपन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों डीसी का जो उपयोग होता है हमारे पास में, डीसी से प्रचलित होने वाली जो मोटरें होती है आपके पास, मोटरें वो भी आपके डीसी सप्लाई से ही प्रचलित होती है। यानी कि आपके पास में डीसी की जो मोटर है, जैसे सीरीज मोटर है, शंट मोटर है, कंपाउंड मोटर है, उन सभी के अंदर है निवेशी जो वैद्युतिक ऊर्जा रहेगी वो कौन सी रहेगी, डीसी निवेशी, वो आपके पास में क्या रहेगा, डीसी वैद्युतिक ऊर्जा रहती है। लेकिन मोटर के अंदर जो निर्गत रहेगा वो आपके चाहे से एसी की मोटर हो या डीसी की मोटर हो, अधिकांश मोटरों के अंदर निर्गत जो होता है वो आपके मैकेनिकल पावर यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होती है। इसके अतिरिक्त देखिए दोस्तों विद्युत धारा के बारे में कुछ पॉइंट और है भी। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, जैसा कि हम पढ़ते हैं पहले से ही कि किसी भी चालक के माध्यम से जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि संवाहक है, कोई भी चालक है, ये जैसा कि मान लीजिए ये आपके पास में कोई कंडक्टर है जिसको हम चालक कहते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, संवाहक कहते हैं। तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन लगातार प्रवाहित होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों याद रहे आपको कि जितनी भी प्रकार के आपके पास में धातुएं होती है उन सभी धातुओं के अंदर ही पाया जाता है ये इलेक्ट्रॉन का कारण है कि सभी प्रकार की जो धातुएं होती है, सोना है, चांदी है, टिन है, लेड है, यूरेका है, मैग्नीन है, जर्मन सिल्वर है, नाइक्रोम है, टंगस्टन है, इन सभी के अंदर आपके पास में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के कारण से प्रवाहित होती है। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट है कि धातुओं के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह है। धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह है, विद्युत धारा का
प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है, अब देखिए दोस्तों, धातुओं की बात होगी, जैसा कि आपके पास में चांदी है, इसके अतिरिक्त आपके पास में सोना है, इसके अतिरिक्त आपके पास में तांबा है, इसके अतिरिक्त आपके पास में नाइक्रोम है। इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो आपके विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। दूसरा पॉइंट आता है आपके पास में सेमीकंडक्टर अर्धचालक भी होते हैं और अर्धचालकों में भी धारा का प्रवाह होता है। अर्धचालक जो होते हैं आपके पास में, अर्धचालकों में यानी कि सेमीकंडक्टरों में विद्युत धारा का प्रवाह है, विद्युत धारा का प्रवाह है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में अर्धचालक जो होते हैं सेमीकंडक्टर, ये मुख्य रूप से तीन होते हैं, जैसा कि एक होता है जर्मेनियम, एक होता है सिलिकॉन और एक होता है कार्बन। तो इनके अंदर भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इन दो का ही अध्ययन करते हैं। इन दो को इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन जो होता है आपके पास में, ये आपके पास में मुख्य रूप से डीसी जो मशीनें होती है उनके अंदर प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जर्मेनियम और सिलिकॉन के कारण से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो आपके चालकों में से तो धारा प्रवाहित होती है, कि ऐसा नहीं है कि बिगर किसी चालक के आपके धारा प्रवाहित हो सकती है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन देखिए, अर्धचालकों में विद्युत धारा जो होती है वो आपके होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे देखिए, अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह है होल्स व मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। अब देखिए दोस्तों, होल्स आपके पास में इस तरह से इनको प्रदर्शित किया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि हम इसको कह सकते हैं होल्स है, इसको कह सकते हैं हम क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए दोस्तों, इस होल्स को हम और क्या कह सकते हैं, रिक्तियां, रिक्तियां भी कहते हैं इसको हमें छिद्र भी कह सकते हैं, इसको हमें दाता भी ग्राही भी कह सकते हैं। आगे देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, डोनर भी कहते हैं, डोनर और दाता भी कहते हैं। अब क्वेश्चंस क्या बनता है आपके पास में, अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है, सही है। इसके अतिरिक्त रिक्तियां और डोनर के कारण से भी होता है, इसके अतिरिक्त छिद्र और दाता के कारण से भी होता है, या ग्राही और दाता के कारण से भी होता है। लेकिन चालकों के अंदर विद्युत धारा केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से ही प्रवाहित होती है। आगे देखिए दोस्तों, इसके अतिरिक्त हमारे पास में अगला पॉइंट जो आता है वो ये आ रहा है कि विद्युत धारा जो होती है इसकी जो चाल होती है वो कितनी होती है। विद्युत धारा की जो चाल होती है हमारे पास में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है, इसकी गति होती है, इसकी स्पीड होती है। विद्युत धारा की जो गति होती है वो सूर्य की किरणों और प्रकाश के वेग और रेडियो की तरंगों के समान होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड विद्युत धारा की चाल, विद्युत धारा की चाल, जो कि अगला पॉइंट है, जो कि प्रकाश के वेग व रेडियो की तरंगों के समान होती है, दोस्तों विद्युत धारा की जो गति होती है इसको हम मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है,
तीन क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे पुटअप हो रहे हैं। विद्युत धारा की गति कितनी होती है, पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका मान कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। विद्युत धारा की जो गति होती है वो किसके तुल्य होती है, प्रकाश के वेग व रेडियो की तरंगों के तुल्य होती है। यानी कि प्रकाश का वेग भी आपके इसी स्पीड से चलता है और रेडियो की तरंगे भी आपके इसी स्पीड से चलती है। आगे देखिए विद्युत धारा की जो चाल होती है उसको किस में व्यक्त किया जाता है, मीटर प्रति सेकंड में इसको व्यक्त किया जाता है। अगला पॉइंट आ रहा है हमारे पास में विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा जो है हमारे पास में करंट जो होता है, इसके अंदर अगला पॉइंट आता है एक हमारे पास में विद्युत धारा के जैसे अगले पॉइंट है विद्युत धारा का प्रभाव भी पढ़ेंगे हम कि विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में, धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। धारा घनत्व की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, धारा घनत्व का प्रतीक चिन्ह भी पढ़ेंगे, इसकी इकाई क्या होती है, इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ये सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम अगला पॉइंट ले लेते हैं अभी धारा घनत्व का ले लेते हैं। पहले धारा घनत्व दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है धारा घनत्व। अब देखिए इसके लिए डेफिनेशन आती है कि एक इकाई क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, कोई भी एक निश्चित क्षेत्रफल है और उस क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, इकाई क्षेत्रफल वाले चालक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने पहले बताया था, एक डेफिनेशन लेते हैं हमने कि निश्चित क्षेत्रफल वाले चालक तार में से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसको भी हम औसत धारा कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि चालक तार होता है वो आपके वर्ताकार भी हो सकता है, आपके वर्गाकार भी हो सकता है, आपके आयताकार भी हो सकता है, आपके त्रिभुजाकार भी हो सकता है। तो किसी क्षेत्रफल वाले चालक तार में से t समय में q आवेश प्रवाहित हो जाता है तो उसको भी हम विद्युत धारा कहते हैं। तो इकाई क्षेत्रफल वाले चालक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। दोस्तों फिर से कह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इसकी डेफिनेशन हो गई है। आगे है जैसे मान लीजिए विद्युत धारा का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो I होता है, इसके अतिरिक्त विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है। उसी तरह से इस धारा घनत्व का भी आपके पास में प्रतीक भी होता है और इसके अंदर इसकी इकाई भी बनती है। तो देखिए धारा घनत्व का प्रतीक चिन्ह है, धारा घनत्व का प्रतीक चिन्ह J होता है। आगे देखिए धारा घनत्व को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, अर्थात धारा घनत्व बराबर है धारा अपॉन क्षेत्रफल है। दोस्तों पहला सूत्र तो ये बन रहा है आपके पास में, एग्जाम के अंदर वो इस तरह से भी दे सकता है कि धारा घनत्व के लिए निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है, आपके पास में ये सत्य है जी। अगला क्या बन रहा है, देखो सूत्र है धारा घनत्व का प्रतीक चिन्ह क्या होता है J, तो J बराबर है धारा का प्रतीक चिन्ह क्या होता है I और क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं A से। इसके अतिरिक्त वो आपको और किस तरह से दे सकता है, धारा का जो मात्रक होता है, धारा का जो मात्रक होता है धारा घनत्व बराबर अगला सूत्र किस तरह से दे सकता है, धारा का मात्रक क्या होता है जी एम्पियर। एम्पियर क्षेत्रफल को किस में मापते हैं, हमेशा मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर में। एक सूत्र आपके पास में ये भी बन गया है। इसके अतिरिक्त धारा घनत्व का अगला जो सूत्र बनता है, धारा घनत्व का प्रतीक चिन्ह क्या है J। तो देखिए आगे J बराबर सूत्र क्या बनता है, एम्पियर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मीटर स्क्वायर को हम एम स्क्वायर या सेमी स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं cm स्क्वायर। तो आपके पास में धारा घनत्व के लिए दोस्तों एक तो डेफिनेशन देकर पूछ सकता है क्या
कि इकाई क्षेत्रफल वाले चालक तार में से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है या इकाई क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसको हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, या उसको हमें वोल्टेज कहते हैं या विभवांतर कहते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, धारा घनत्व है। धारा घनत्व का प्रतीक चिन्ह होता है, ए होता है आपके पास में, ई होता है, जे होता है, क्यू होता है। तो क्या होता है जी, जे होता है। धारा घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या बनता है आपके पास में, धारा अपॉन क्षेत्रफल भी बनता है। धारा का प्रतीक चिन्ह क्या ले लिया हमने, आई ले लिया है। क्षेत्रफल का प्रतीक चिन्ह क्या ले लिया है, ए ले लिया है, एरिया जिसको बोलते हैं। इसके अतिरिक्त हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, आई की जो धारा की जो इकाई है वो एम्पियर है। क्षेत्रफल को हम किस में माप रहे हैं, मीटर स्क्वायर में या सेमी स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर एक बड़ा मात्रक है और सेमी स्क्वायर एक छोटा मात्रक है। इसके अतिरिक्त एम्पियर को हमें इस तरह से लिख सकते हैं और मीटर स्क्वायर और सेमी स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच रहा है हमारे पास में विद्युत धारा के प्रभाव। तो देखिए एक पॉइंट हो रहा है अभी, विद्युत धारा के जो इफेक्ट होते हैं, जो प्रभाव होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो अगला पॉइंट ले रहे हैं हमें विद्युत के प्रभाव, विद्युत धारा के प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, विद्युत धारा के जो प्रभाव होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला इफेक्ट जो होता है वो होता है आपके पास में जैसे कि प्रकाशीय प्रभाव है। प्रकाशीय प्रभाव मैंने पहले ही बताया था आपको, इस प्रकार के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, लाइटिंग इफेक्ट कहते हैं। और विद्युत धारा जो होती है ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जैसा कि प्रकाशीय प्रभाव है, इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी भी चालक तार के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और किसी उपकरण के पास में भेजते हैं, तो उस उपकरण के द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। यानी कि वो आपकी जो विद्युत धारा होती है वो प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रकाशीय प्रभाव जो होता है आपके पास में, इसके अंतर्गत होता है आपके पास में बल्ब होता है। इसके अतिरिक्त आपके पास में हेलोजन लैंप भी होता है। यह आपके पास में प्रकाशीय प्रभाव के उदाहरण है। इसके बाद में आता है आपके पास में दूसरा प्रभाव है ऊष्मीय प्रभाव है। ऊष्मीय प्रभाव, इस प्रभाव को हमें हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। जब किसी भी चालक तार के माध्यम से किसी भी उपकरण के पास में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और उस उपकरण के द्वारा प्रकाश उत्पन्न न करके ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, तो उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसा कि आपके पास में है वैद्युतिक फ्रेश है, इसके अतिरिक्त आपके पास में हीटर है, यह आपके ऊष्मीय प्रभाव के क्या है, उदाहरण है। इसके अतिरिक्त है आपके पास में चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव को हमें मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। जब किसी भी उपकरण के पास में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस उपकरण के द्वारा ना तो प्रकाश उत्पन्न किया जाता है और ना ही उसके द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, बल्कि उसके द्वारा कोई चुंबक उत्पन्न की जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसका जो उदाहरण होता है आपके पास में मोटर है, ठीक है, पंखे हैं, कूलर है, ये सभी के सभी आपके किस इफेक्ट के अंतर्गत आते हैं जी, चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आता है आपके पास में रासायनिक प्रभाव है। रासायनिक प्रभाव, इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट भी कहते हैं। जब किसी भी आपके पास में उपकरण के पास भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके द्वारा ना तो प्रकाश उत्पन्न किया जा रहा है, ना ही ऊष्मा उत्पन्न की जा रही है और ना ही चुंबक बनाया जा रहा है, बल्कि उसके द्वारा कोई रसायन बनाए जाते हैं, आयन अलग अलग विघटित हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक प्रभाव। और इसका उदाहरण आपके पास में बैटरी, क्या है जी, बैटरी, इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। यह आपके पास में विद्युत धारा के इफेक्ट भी कंप्लीट हो गए। इसके अतिरिक्त और भी होते हैं, गैस आयनीकरण प्रभाव होता है, एक्सरे प्रभाव होता है। आगे देखिए दोस्तों, विद्युत धारा के बारे में इसके अतिरिक्त जो भी आपके कोई पॉइंट शेष रह गए हैं उन सभी को हमें टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट हल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास रहेगी प्रतिरोध की, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्रतिरोधी क्लास नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी।